नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छा चलता होगा। पढ़ाई लिखाई ही हम लोग के जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज ये वर्ण विचार का दूसरा क्लास है। पहला क्लास कल चला था जो कि आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। और ये आज वर्ण विचार का दूसरा क्लास है। चूँकि पिछला वीडियो 8 मिनट का है और ये भी 10 मिनट का होगा। पूरा ये 20 मिनट के क्लास में पूरा वर्ण विचार बहुत ही सराहनीय तरीका से समाप्त हो चुका है। इसके बाहर आपका कोई सवाल नहीं आएगा। हम आपको देंगे बहुत सारा सवाल, देखिएगा आप 100% सब बना देंगे। इसके बाहर एक भी सवाल नहीं बन सकता है। जो भी है इससे ही बनेगा। इसमें सारी बातें हम बता चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं क्लास। आज केवल हमको पढ़ना है व्यंजन वर्ण के बारे में। पिछले क्लास में हमने बता दिया है स्वर्ण वर्ण के बारे में बढ़िया से। आज की क्लास में केवल पढ़ना है व्यंजन वर्ण के बारे में। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर है कि वैसा व्यंजन, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि छिपी रहती है, अर्थात कोई भी ऐसा व्यंजन नहीं है जिसमें अ की मात्रा उपस्थित न हो। और लिखते वक्त अगर हलंत लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वह निकल चुका है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर क लिखे हैं, इसमें से अ निकाल दिए हैं तो ये आधा क बोधित हो रहा है। अगर इसमें अ है तब जाकर ये पूरा क है। अब हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे कि हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। अब वो 33 व्यंजन कौन कौन है पढ़ेंगे आगे। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। पिछले क्लास में ये बढ़िया से हम बताए हैं तीनों के प्रकार। और उसमें देखिए स्पर्श व्यंजन 25 होता है, जैसे कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग ये होता है। अंतस्थ व्यंजन य ल व 4 हुआ। उष्ण व्यंजन तलाबे स, मूर्धन स, दंतीय स और ह ये हुआ। अब इसको आप जोड़िएगा तब आपको पता चलेगा कि कुल 33 गो व्यंजन हो गया। अब आगे आइए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है संघोष और असंघोष व्यंजन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीनियर कंपटीशन में। चूंकि अब 12th पास करने के बाद यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अघोष वर्ण है, कौन सा घोष वर्ण है। अब घोष या संघोष एक ही है। अब इसे पढ़ेंगे विस्तार से। बोला जाता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्र से झंझनाहट उपस्थित हो, चाहे झंझनाहट इसके उच्चारण में अपने मुंह से झंझनाहट टाइप का थोड़ा सा महसूस होगा, इस प्रकार के वर्ण को घोष या संघोष वर्ण कहेंगे। प्रत्येक वर्ण के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर तथा य, र, ल, व और ह आता है अघोष वर्ण। 3 और 4 और 5 कहने का मतलब कि प्रत्येक वर्ण के तीसरा कौन हो जाएगा? ग हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा। फिर चौवर्ग में आ जाएंगे तो क्या होगा? ज होगा, झ होगा, य होगा। ऐसे ही करके पवर्ग तक। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे समझेंगे। अब आगे आता है अघोष वर्ण, जिसके उच्चारण में स्वर यंत्र से झंझनाहट महसूस ना हो, चाहे बहुत ही कम मात्रा में हो, न मात्रा के बराबर, उसे क्या कहते हैं? उसे अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का समूह के पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण के उदाहरण है, जैसे कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ये आ गया। ये आपको दे देगा उदाहरण में और पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण है, कौन सा घोष वर्ण है।
ये आप पकड़ लेंगे ऐसे। अब आता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं? तो अल्प प्राण समझेंगे जिसके उच्चारण में हवा की कम जरूरत पड़ती है, जैसे क, ख, ग। यहां पर देखिए अंग, इसके उच्चारण में थोड़ा सा कम हवा की जरूरत पड़ रही है। प्रत्येक वर्ण के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, जैसे कि क, ख, अंग, च, छ, ज, य। अब इसको प, ब, म और अंतस्थ व्यंजन कहने का मतलब आप तो पढ़े हैं कि य, ड़, ल, व को अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये दे देता है और पूछता है कि निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है। तो ये आप याद रखेंगे कि प्रत्येक वर्ण के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। महाप्राण जिसके उच्चारण में अत्यधिक हवा की जरूरत हो उसे महाप्राण कहते हैं। आप ट्रिक लगा के रखेंगे, याद रखेंगे कि महा अर्थात महान, महान अधिक शब्द के लिए लगता है, महान अच्छे व्यक्तियों के लिए महान शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसमें अधिक हवा की जरूरत पड़ेगी तो उसे महाप्राण कहेंगे। प्रत्येक वर्ण के दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, जैसे कि ख, घ। इसका जब आप उच्चारण करेंगे ना तो निश्चित है कि इसके अपेक्षा कुछ ज्यादा आपके मुंह से हवा की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप उच्चारण करके देखिए, ख, फिर से घ। अब इस सब का उच्चारण करेंगे तो बहुत कम हवा की जरूरत पड़ती है, जैसे कि क, ख। तो ये आप उच्चारण करेंगे तो आपके खुद से ही पता चल जाएगा कि किसमें अधिक हवा की जरूरत पड़ रही है, किसमें कम हवा की जरूरत पड़ रही है। और आपके बस ध्यान रखेंगे कि अगर कम हवा की जरूरत पड़ेगी तो अल्प प्राण, अधिक हवा की जरूरत पड़ेगी तो महाप्राण। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब आता है ध्वनियों के उच्चारण स्थान। ये देखिए, ये देखने में छोटा सा है लेकिन ये खास करके 12th और मैट्रिक एग्जाम में तो भर भर के क्वेश्चन पूछता है, मिनिमम 2-3 पूछ ही लेता है इससे। और ये जरूरी थोड़े है कि कंपटीशन में नहीं पूछता है, पूछता है 100%। डीएलएड में क्वेश्चन पूछता है, बनता है, सीटेट में बनता है यहाँ से, तो देखेंगे। अब ये आता है, ये उच्चारण स्थान। हमारे मुख में कुल इतने कंठ उच्चारण स्थान होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके वर्णों का नाम क्या है, उच्चारण उच्चरित वर्ण क्या है, कौन कौन है देखिए। जैसे कि कंठ से कौन कौन सा वर्ण का उच्चारण होता है, तक वर्ग। आप याद रखेंगे, ट्रिक लगा लेंगे, क फॉर कंठ, क फॉर कवर्ग। कंठ का वर्ग का उच्चारण करेगा, जैसे कि क, ख, ग, अंग तक। इसमें आता है, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात होता है, अ, आ और ह। ठीक है। अब आता है तालु। इसको हम सामूहिक रूप से बोलते हैं तालव्य। निम्नलिखित क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण है, चाहे किसका उच्चारण तालु से होता है, तो दिया रहेगा चवर्ग, च वर्ग समूह का कोई भी एक दिया रहेगा वर्ण, फिर ई, य और तालव्य स, मूर्धन्य स इसको बोलते हैं। आगे देखिए, अब तालु के ऊपरी भाग को बोलते हैं मूर्धन्य। इसके उच्चारण, इसके सहायता से टवर्ग वर्ग की री, तालव्य स और र का उच्चारण करते हैं। अब आता है दांत। दांत, दांत का दंत्य बोलते हैं तवर्ग, ल और दंतीय स। होठ, ओष्ठ बोलते हैं पवर्ग, उ। कंठ और तालु के सहयोग से कंठ तालव्य बनता है और इसके सहायता से मात्र 2 ही स्वर का उच्चारण होता है, ए और ऐ का। फिर आता है कंठ और होठ, कंठोष्ठ्य बोलते हैं इसको, ओ और औ। फिर आता है दांत और होठ, दंतोष्ठ, और इसको बोलते हैं केवल और केवल ये व का उच्चारण होता है दांत और होठ की सहायता से। मुंह और नाक की सहायता से अनुनासिक अर्थात कि वर्ण के पंचम वर्ग अर्थात अंग, य, न, ड
ये वाला सब उच्चारण करते हैं। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि अगर आप कंफ्यूजन भी होते हैं एग्जाम बनाते समय तो ध्यान में रखेंगे, अगर देता है कि का उच्चारण स्थान क्या है तो आप धैर्य पूर्वक ध्यान पूर्वक उच्चारण करेंगे मन में तो पता चलेगा कि हाँ ये कंठ से आवाज आ रहा है। तो ऐसे कर करके हम लगा सकते हैं हा। देखिए ये पता चल रहा है कि हाँ कंठ से कंठ से आवाज आ रही है। उसी प्रकार आ रहा है जैसे कि ट, तो ट देखिए एकदम लग रहा है कि ऐसे मूर्धन्य माने कि जो तालु के ऊपरी भाग में जीभ सटेगा ट, तो उसे मूर्धन्य बोलते हैं। अब दंत त, आपका जीभ दांत में स्पर्श करेगा, 100% करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो समझिए कि उसका उच्चारण स्थान गलती है। त बोलिएगा तो आपका जीभ 100% आपके दांत से स्पर्श करेगा। इस प्रकार से आप उच्चारण करके एग्जाम में धैर्य पूर्वक बिना मन को हड़बड़ाते हुए आप आराम से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें समझ में आई होगी और इसी के साथ हमारे व्याकरण की पहला चैप्टर वर्ण विचार पूर्ण रूप से समाप्त होता है। और एक आता है, छूट गया था मेरे से, वो आता है, क्या आता है कि अगर चाहें तो अब मिटा देंगे, मिटा कर आपको बता देते हैं। स्वर के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लेंगे, इतना ही में आपको बता देंगे कि एक जातीय और जातीय स्वर और विजातीय स्वर। जातीय स्वर देखिए अ, आ, ई, देखिए एक जाति वाला है, एक जाति वाला आपको देख रहा होगा, 100% दिख रहा होगा। अब विजातीय का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि देख लेंगे, इसका कोई नहीं होता है जात, एक जैसे जो नहीं होता है वही होगा। जैसे कि जातीय या सजातीय बोलते हैं अ आ उ को देखिए। और विजातीय का मतलब हो गया यहाँ पर उ और उ, ये देखिए ये जातीय है, एक के जात वाला है, देखने में आपको लग रहा होगा। जातीय बोलते हैं या इसी को सजातीय बोलते हैं। विजातीय जैसे कि अ के साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाएगा, जैसे कि ई आ जाएगा, जैसे कि इसके साथ कोई भी लगा देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आ गया। अ लगा दीजिए, अन के साथ, अ के साथ री लगा दीजिए, तो ऐसे आप पकड़ लेंगे कि कौन जातीय है कौन विजातीय है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में आप रख लेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये हमारी सारी बातें आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। और इसको बस देखिए, ये 10 से 15 मिनट की टोटल दोनों क्लास मिलाकर 20 मिनट की मेरी क्लास होगी और इसके सहायता से आपके वर्ण विचार से जितने सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे आप निश्चित है कि बना देंगे। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपकी एक एक लाइक ही हमारे लिए प्रेरणा की रूप लेगी कि हाँ हमारे पढ़ाया मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को समझ में आ रहा है, तो हमको और ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।